हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपका इकोनॉमिक्स का बुक चलता है, आज हम लोग क्या उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसकी सारे चैप्टर की जो मतलब सॉल्यूशन होगी वो हमारे चैनल पे आती रहेगी। तो आप चाहे क्या है कि इसको एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जो चैप्टर हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अभी जस्ट हमने इतिहास की बुक को खत्म किया है, साथ में हमारे चैनल पर संस्कृत, साइंस, उर्दू, हिंदी एवं जितने सारे क्लास 10 के सब्जेक्ट चलते हैं सभी की जो है सॉल्यूशन जो है हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको इन सारे बुक्स की क्या है सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए जो हम आपको यहाँ पर करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम में क्या है आप अपना अकाउंट बनाइए, फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक के साथ क्या कीजिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या है वहाँ पर जितने सारे जो भी सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, सारे की पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो जरूर से चेकआउट कीजिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आई होप आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज 5 जो है आपका अर्थशास्त्र का रोजगार एवं सेवाएं, आज हम लोग क्या है उसका उत्तर हम लोग करेंगे। संपूर्ण उत्तर यानी पूरे जो भी आपके दिए हुए हैं इस चैप्टर में सारे का उत्तर करेंगे। इसके अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है आपको। कहता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, पहला तो कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। मानव पूंजी के कितने घटक हैं। तो मानव पूंजी के 5 घटक हैं। ठीक है, कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य नहीं है तो इसका उत्तर है कर्नाटक, क्योंकि देखिए बीमारू बी से बिहार हो जाता है, एम से देखिए मध्य प्रदेश आता है, यू से उड़ीसा आ जाता है, तो ये तीनों तो आ गया लेकिन कर्नाटक नहीं आता है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। सैन्य सेवा तो ये सरकारी होती है, वित्त सेवा सरकारी, रेल सेवा सरकारी, मॉल सेवा क्या है गैर सरकारी होती है। चलो, इसके बाद कहता है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, ये तीनों है। ठीक है, तो यानी घ नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का। चल नेक्स्ट दिया हमारा लघुतरीय प्रश्न, कहता है आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं हिंदी में बाह्य स्रोती, क्या बोलते हैं बाह्य स्रोत या बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है इसका उत्तर हम लोग करेंगे। इसमें क्या है कि पूछा जाता है गैर सरकारी सेवा और मंदी का असर भारत पे क्या पड़ा। तो ये दो तीन एक और रोजगार तथा सेवा कह सकते हैं आधारभूत संरचना। हाँ, ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, तो इसलिए क्या है इसका उत्तर हम लोग ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या है लघुतरीय प्रश्न के उत्तर करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न कहता है आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है उसे बाह्य स्रोत। जैसे अगर आपके घर में सब्जी इसका उत्पादन होता है, ठीक है, सब्जी आप उपजा सकते हैं, लेकिन आपको तेल मसाला चाहिए तो वो कहाँ से लाएगा, तो वो आपको अलग जगह से लाना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कहता है सूचना प्रौद्योगिकी के जुड़े 5 क्षेत्रों को बताएं। तो हमने लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा, कानूनी सेवा एंड चिकित्सीय सेवा। तीसरा प्रश्न है सरकारी सेवा किसे कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले क्या है मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा, शिक्षक सेवा, वित्त सेवा, बहुत सारे प्रकार की सेवाएं हैं। ठीक है, जिसका हमने इत्यादि बाकी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 गैर सरकारी सेवा यानी प्राइवेट जॉब किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होती है तो इसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे
ब्यूटी पार्लर क्या है? सरकारी से टैक्स लेती है, ना कि ये रोजगार दे रही है, ठीक है। ब्यूटी पार्लर कोई आम व्यक्ति चला रहा है। विमान सेवा सरकारी कम ही है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, जो भी विमान सेवा है वो गैर सरकारी है। बैंकिंग सेवा लगभग बैंक जो है वो क्या है, प्राइवेट बैंक है, बट उसका जो सबसे हेड होता है वो सरकारी होता है। तो इस प्रकार क्या है, कुछ ऐसी सेवाएं आजकल देखिए, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बस सेवाएं, ये सारे के सारे क्या है, गैर सरकारी यानी प्राइवेट सेक्टर में आती है। तो ये था हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। चलिए, पांचवा प्रश्न कहता है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? जिसका लिखा है, या आप कह सकते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना एवं गैर आर्थिक आधारभूत संरचना को क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं। बट हमने ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि आधारभूत संरचना के अंतर्गत दो आधारित आर्थिक संरचनाएं आती है, जैसे आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत। आप इसको जोड़ के दोनों को लिख सकते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना एवं गैर आर्थिक आधारभूत संरचना को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से आधारभूत संरचना कहते हैं। देखिए, आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत बीमा क्षेत्र आते हैं, सरकारी वित्तीय क्षेत्र आते हैं, ऊर्जा, कोयला, विद्युत, तेल इत्यादि ये सब आते हैं, ठीक है। वही गैर आर्थिक यानी जिससे मुनाफा होता है, जिससे अर्थ कमाते हैं, उसको आर्थिक, जिसको गैर आर्थिक जिससे कोई मुनाफा नहीं। जैसे प्रारंभिक शिक्षा सरकार मुफ्त सिर्फ खर्च करती, कमाती नहीं है। माध्यमिक शिक्षा खर्च कर रही है, सामाजिक सेवा खर्च हो रहा है, सफाई खर्च हो रहा है, इससे आने वाला नहीं, इसको हम लोग क्या है, गैर आर्थिक कहते हैं। जबकि जिससे फायदा होता है उसको हम आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रोजगार और सेवा में क्या अंतर है? तो लिखा है, रोजगार और सेवा का अभिप्राय यहाँ इन बातों से हैं जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, और धन एकत्रित धन को जब पूंजी के व्यवहार करता है या निवेश करता है, तब सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार और सेवा एक दूसरे क्या है, पूरक हैं। रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार से उपलब्ध होती, इसलिए कहा जाता है आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति क्या है, उस कोई पूंजी बचाता है, उसको इन्वेस्ट करता है, तो वो रोजगार करता है। इस रोजगार के कारण क्या है कि लोगों की सेवा होती है। यानी कि बाई चांस आप दुकान ही खोल रहे हैं, तो पूंजी बचा कर आप दुकान खोले, तो आप रोजगार यानी आपने रोजगार किया। इसके दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जिनको क्या है, जिस सामान की जरूरत होगी तो वो आपकी दुकान पे है, यानी आप उनको क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है, दे रहे हैं। जब आपका दुकान बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर क्या है कि आप एम्प्लॉय रखेंगे, यानी कोई व्यक्ति काम करवाएंगे, तो उसके कारण क्या है, आप किसी को क्या दे रहे हैं, रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। चलिए, था हमारा छठा प्रश्न। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न कहता है आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व? हमने लिखा है, आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों में खुशहाली पैदा करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार आदि को रखते हैं। उपयुक्त विषयों से आर्थिक संरचना क्या होती है, पूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं विषयों के अंतर्गत क्या है, बड़ी संख्या में रोजगार एवं सेवाएं क्या होती है, मजबूत होती है, जिससे भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। यानी यहाँ पर हमने जो भी चीज़ बताया, वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया, संचार, ये सारी चीज़, ये सभी चीज़ें क्या है, आर्थिक जो संरचना है उसको मजबूत बनाने के लिए चाहिए। क्योंकि सबसे पहले चाहिए पैसा, कोई भी रोजगार करेंगे पैसा तो उसमें चाहिए। उसके बाद आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चल रहे हैं सारे के चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान के एडवर्टीजमेंट के लिए या किसी भी रोजगार को प्रदान करने के लिए यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, और उनसे जब कॉन्टेक्ट करना हो तो संचार की व्यवस्था क्या है, होनी ही चाहिए। तो ये चार जैसी चीज़ें हैं जो आर्थिक संरचनाओं क्या है, मजबूत बनाने का काम करती है। तो ये था हमारा लघु तर्क का सातवें प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं लघु तर्क के आठवें प्रश्न को। और हाँ, इसकी जो PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए उसको जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स क्या है उचित समय पे मिलते रहें। चलिए, आठवां प्रश्न कहता है मंदी का भारत पर क्या असर पड़ा? तो हमने लिखा है, मंदी का असर भारत में कम पड़ा, क्योंकि यहाँ पूंजी बाजार काफ़ी ज़्यादा मजबूत अवस्था में। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोतों में लगे हुए हैं। खासकर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है, और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियर का जो स्थान है वो अव्वल है। हमारी आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद मंदी का जो असर है हम भारत पर कम पड़ा, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि का ज़्यादा व्यवस्था है यहाँ पे,
और जो है पूंजीवादी व्यवस्था काफ़ी कम दिखती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उद्योग धंधे काफ़ी कम मात्रा में। इसी कारण क्या है कि कृषि में जो भी उत्पादन होता है वो तो आम लोग डेली यूजेज का सामान होता है। पूंजीवाद में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को उत्पादन करने के बाद विदेश अलग अलग देशों में भेजा जाता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, कृषि आधारित क्षेत्र, इसलिए कृषि का सामान ही सब जगह भेजा जाता है। कृषि ऐसा चीज़ है कि लोगों को डेली चाहिए, अगर नहीं चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो लोग क्या है, जीवित नहीं है, क्योंकि भोजन तो कृषि से ही होगा ना। तो इसी कारण क्या है, भारत में जो कृषि के कारण ही क्या है, मंदी का असर कम पड़ा, जबकि बाकी देश जो पूंजीवादी थे, जो कि सिर्फ खेती नहीं करते थे बल्कि सिर्फ सामान का उत्पादन करते थे, उनका रोजगार क्या हो गया, ठप पड़ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9वें प्रश्न को। चलिए, लघुत्तरे का लास्ट प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ता है। हमने लिखा है वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति परिलक्षित हुई। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर क्या रोजगार उपलब्ध होने लगे। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP कहते हैं, में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि कृषि आजकल बहुत कम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, कृषि में क्या है, आप जानते हैं कृषि क्या है, जुए के समान है। यदि बाई चांस भगवान ने आपका साथ दिया, मौसम सही रहा, तब तो आपका फसल होगा। लेकिन आए दिन आप देख रहे हैं क्या कि प्रकृति प्रदूषित होने के कारण क्या है, कभी ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ जाती है, जब बरसात नहीं चाहिए तो बरसात, तो इसी कारण क्या है कि फसल बर्बाद के चांसेस होते हैं। जबकि सेवा क्षेत्र क्या है कि जब तक मंदी रहेगी तब तक क्या है, वो रोजगार चलता रहेगा, और जिससे क्या है, भरपूर ज़्यादा कमाई कृषि से ज़्यादा होती है। इसी कारण जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। इसी कारण क्या है, सेवा क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो क्या है, दिन ब दिन बढ़ रहा। ये था हमारे लघु उत्तरीय के 9वें प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, और PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर PDF के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो कहता है कि आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति परिलक्षित हुई। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर क्या रोजगार उपलब्ध होने लगे। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया है। आर्थिक समीक्षा 2006-07 और केंद्रीय बजट 2007-08 के अनुसार सेवा क्षेत्र का योगदान 68.6% हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 9 था और दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, दोनों का उत्तर क्या है, बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा सा क्या है, ये जो पॉइंट है वो फालतू है, कुछ और भी जो पॉइंट है वो क्या यहाँ पर फालतू दिए गए, लेकिन आप चाहें तो दोनों का उत्तर क्या है, सेम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 2 को। चलिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न हमने लिखा है कि विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस प्रकार जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखे। तो कहता है सेवा क्षेत्र में विशेषकर भारत में होटल व्यापार, परिवहन अथवा यातायात एवं संवाद वाहन सेवाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसमें भी टेलीफोन, विशेषकर मोबाइल फ़ोन का सर्वाधिक योगदान रहा। सेवा क्षेत्र में विशेषकर वित्तीय सेवाओं की वृद्धि दर जो 2003-04 में 5.6% थी, 2004-05 में बढ़कर 8.7% और 2005-06 में 10.9% तथा पुनः 2006-07 में 11.1% होगी। आज इन उदार नीतियों के कारण ही जो पर्यटन है वो होटल में रहना, जो पर्यटक होटल में रहना, खाना, घूमना, भ्रमण करना, शहर सपाटे, खरीदारी, निजी अस्पताल एवं विद्यालयों का प्रयोग, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अनेक सेवाओं की मांग क्या है, तेजी से बढ़ी है। इस तरह की स्थिति छोटे बड़े शहरों के अलावा महानगरों में क्या हुआ, अधिक तेजी से बढ़ा है। आज महत्वपूर्ण सेवाएं विदेशों से प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, जैसे कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञापन, सुरक्षा, कानूनी सेवाएं इत्यादि। इन बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों या सरकार का भारत से इन सेवाओं का सूचनाओं को प्राप्त करना तुलनात्मक लागत के आधार पर क्या है, काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि भारत में इन सेवाओं की तुलनात्मक लागत क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका मुख्य कारण है कुशल श्रमशक्ति एवं पर्याप्त उपलब्धता तथा निम्न मजदूरी। यही कारण है कि आउटसोर्सिंग के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है, किंतु US, इंग्लैंड जैसे देशों में क्या है, एक बहुचर्चित मुद्दा और समस्या भी बन गया है। अतः कहा जा सकता है कि भारत विश्व का एक बहुत बड़ा क्या है, सेवा प्रदाता करने वाला क्या प्रदाता है। आप ऐसा भी देखते हैं कि भारत से क्या है कि बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर और जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है कि इंडिया की बजाय क्या है, बाहरी देशों में क्या है, काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है कि उनका जो पेमेंट होता है,
जो उनकी लागत है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है कम मिलती है, जबकि विदेशों में क्या है उन्हें अच्छी खासी पैकेज मिलती है। यहाँ के मजदूर आप देखें तो बहुत से विदेशों में सऊदी अरब जैसे क्या है देशों में काम करना क्या है ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पेमेंट भी ज़्यादा है, रहन सहन के साथ साथ वातावरण भी क्या है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी कारण क्या है कि इंडिया को क्या है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजदूर का प्रदाता कहा जाता है या सेवा प्रदाता देश भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं वर्णन करें। तो हमने लिखा है सेवा क्षेत्र में आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यह रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। भारत द्वारा 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने से क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आमंत्रित हुई। उनमें क्या हुआ, भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन एवं सुरक्षा प्रदान की गई, जिसके कारण रोजगार में बढ़ोतरी हुई। खासकर सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन होने से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुत सारे कारखाने या यूनिट खुलने से मजदूरों को काम मिलने लगा, जिससे क्या हुआ, मजदूरों की आर्थिक स्थिति क्या सुदृढ़ हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वर्तमान समय में जीडीपी यानी जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं में क्या हुआ, सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सरकार द्वारा व्यापार में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में कंपनियों द्वारा रोजगार में सृजन होने से अर्थव्यवस्था को बल मिला तथा जीडीपी में वृद्धि हुई। सरकार ने उदारीकरण के अंतर्गत क्या फैक्ट्री या कंपनियों को न्यूनतम दर पर देश में आमंत्रित करने से क्या रोजगार में सृजन हुआ, यानी जो बाहरी कंपनियां जो देश में आई उनका क्या है इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, काफ़ी कम पैसे में हो जाता था और सरकार क्या है बहुत सा सुरक्षा उनको मुहैया कराती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि सेवा क्षेत्र में क्या हुआ डेवलप होता गया। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया कृषि प्रधान देश है, यहाँ क्या है पूंजीवादी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कम है और पूंजीपति वर्ग भी कम है। इसीलिए क्या है कि विदेशी कंपनियां क्या है भारत में ज़्यादातर आमंत्रित हुई ताकि वे क्या है व्यापार यहीं कर सकें। आज भी आप देखें तो सैमसंग, एप्पल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज वो अपना जो भी सामान है वो इंडिया में ज़्यादा बनाना प्रीफर करें, क्योंकि बाहर से सरकार ने इतना ज़्यादा कस्टम टैक्स लगा दिया है। इसके कारण क्या हुआ कि जो सामान बाहर से आता था वो ज़्यादा कॉस्टली हो गया, जबकि जो इंडिया में बन रहा है वो सामान क्या है थोड़े सस्ते दाम पे देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय के तीसरे प्रश्न का उत्तर। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग प्रदान करता है, उदाहरण देकर लिखें। हमें लिखा है कि जब सरकारी अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों को पहुंचाने का कार्य करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसे सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उन्हें क्या है गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत क्या है ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार सेवाएं, बस सेवा, विमान सेवा इत्यादि हैं। इन गैर सरकारी सेवा क्षेत्र से अधिकतम रोजगार का सृजन होता है, जिससे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है बढ़ोतरी होता है। भारत में क्या है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रतिदिन की आवश्यकताएं असीमित है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विस्तार हो रहा है, नए नए कारखानों खुले जा रहे हैं, गैर सरकारी के अंतर्गत रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। लोग सेवा क्षेत्र में क्या है ज़्यादा उद्यत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आमदनी क्या है सरकारी सेवा से क्या है काफ़ी ज़्यादा है। अतः गैर सरकारी संस्था जो है सेवा क्षेत्र के विस्तार को महत्वपूर्ण सहयोग क्या है प्रदान करती है। आप ऐसा देखते हैं जो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो पेमेंट्स है वो सरकारी सेवा में काम करने वाले लोग उसका है काफ़ी ज़्यादा है और तनख्वाह भी क्या है काफ़ी ज़्यादा समय पे उनको देखने को मिल जाती है। इसी कारण लोग जो क्या है कि सरकारी सेक्टर में जाने के बजाय क्या है गैर सरकारी सेक्टर में जाना क्या है ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा यानी 5 नंबर का था वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। तो हमने लिखा है कि वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ। उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी परंतु उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त हो रही। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों की तकनीकी वैज्ञानिकों की छटनी कर रोजगार से हटा दिया गया। इसका प्रभाव भारत में उन वैज्ञानिकों पर भी पड़ा जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। उत्पादकों को उत्पादन क्रिया शिथिल यानी कम करनी पड़ी। अत्यधिक घाटे कारण क्या विकसित राष्ट्रों में आत्महत्या जैसी घटनाएं होने लगी। भारत में इसका असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ पूंजी बाजार काफ़ी ज़्यादा मजबूत अवस्था में अभी भी है। खासकर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत यानी कस्टमर केयर जिसको आप बोल सकते हैं और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियरों का स्थान क्या है सबसे अव्वल है। भारत का एक कृषि प्रधान देश है, इसी कारण यहाँ आर्थिक मंदी का प्रभाव कम देखा गया। फिर भी भारत में इसका प्रभाव क्या है
पड़ा, परंतु क्या बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होने का नहीं का कारण, क्योंकि सारा सामान लगभग जो है वो विदेशों से यहाँ आता है। सिर्फ खाने पीने की सामान जो है वो क्या इंडिया से सभी जगह क्या सप्लाई होता है। कृषि ऐसी चीज़ है जो डेली यूजेज का सामान है, तो आपको डेली तो चाहिए ही। इसी कारण क्या है कि मंदी का प्रभाव क्या है भारत पे कब सबसे ज़्यादा कम पड़ा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज हमने क्या है कि चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का पूरा सोल्यूशन कर दिया। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो और हाँ, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी जो PDF है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछली वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या जैसे ही वीडियो एंड होगी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।